जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है वो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर रहने वाली है। और देखिए बहुत ही शानदार क्लास है। इसमें दोस्तों मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब कब दोस्तों ये दो गुटों में बटा। सारी की सारी बिंदुओं के ऊपर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। देखिए अगर मैं INC की बात करूं, INC की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। अब इसकी स्थापना A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की जाती है जो कि एक ब्रिटिश व्यक्ति है। अब ब्रिटिश व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, इसलिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर शुरू में आरोप लगता है कि ये अंग्रेजों की संस्था है। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इस संस्था को बनाया है और इससे भारतीयों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जबकि A.O. ह्यूम कभी भी दोस्तों इसके अध्यक्ष नहीं बने। उन्होंने कभी भी किसी अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों नहीं की। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए इन पर दो सिद्धांत लागू होते हैं। एक है सेफ्टी का सिद्धांत, फ्यूज सेफ्टी का सिद्धांत। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों अगर कोई फ्यूज है, घर में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं और एक फ्यूज लगा दिया है कि जब भी बहुत तेज वाला करंट आएगा तो ये जो फ्यूज है हमारे उपकरणों को फूकने से बचा लेगा। उसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज द्वारा स्थापित थी। जब भी भारतीयों की कोई प्रतिक्रिया होती, जैसे 1857 की क्रांति में भारतीयों ने एक प्रतिक्रिया दिखाई थी और बहुत सारे अंग्रेजों को मारा था और यहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया था। अगर भारतीय लोग, अगर भारतीय शासक और जमींदार वर्ग अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो दोस्तों 1857 की क्रांति में ही यहाँ से अंग्रेजों का सफाया हो जाता। उसी के लिए 1885 में, 1857 की क्रांति के बाद 1885 में मात्र कुछ साल के बाद में, लगभग 30 साल के बाद में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति द्वारा की जाती है। इसलिए इस पर आरोप लगते हैं शुरू में कि ये भारतीयों के लिए कुछ भी करने वाली संस्था नहीं है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे हम बिजली से सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत और तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक दोस्तों ऐसा समझिए जैसे आकाशीय बिजली से बचने के लिए हम अपने मकान में एक तांबे का तार खड़ा कर देते हैं, पोल लगा देते हैं और जब भी आकाश से बिजली गिरती है तो वो बिजली सीधे हमारे और उसका संपर्क जो तांबे का तार होता है उसका संपर्क सीधा जमीन से होता है। जब भी आकाश से बिजली गिरती है वो सारा का सारा करंट धरती के अंदर चला जाता है और हमारा जो मकान है वो सुरक्षित बच जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ऐसे आरोप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लगते हैं लेकिन ये सारे के सारे आरोप दोस्तों निराधार सिद्ध होते हैं क्योंकि देश की आज़ादी के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी लंबे समय तक दोस्तों यहाँ पर शासन करती रहती है। अब देखिए महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूँ तो महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आज़ादी के बाद में भंग करने की उन्होंने अपनी मंशा रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों करनी पड़ी? देखिए इससे पहले कुछ ऐसे संगठन थे जो अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने लगे थे। अब दोस्तों आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में जो जमींदार वर्ग था वो अंग्रेजों के साथ था और जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो तटस्थ था। पढ़ा लिखा वर्ग ने अंग्रेजों का ना ही साथ दिया था और ना ही भारतीयों का साथ दिया था। उसने तटस्थता की नीति अपनाई थी क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग कानून जानता है। अब कब तक पढ़ा लिखा वर्ग बेवकूफ़ बनता? आने वाले समय में पढ़ा लिखा वर्ग भी ये
समझने लगा था कि अंग्रेज भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने वाले नहीं है, ये सिर्फ भारतीयों का शोषण करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से दोस्तों धन का जो निष्कासन का सिद्धांत है, फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो यहाँ से दोस्तों धन जो कि हमारे यहाँ से जाता था और सीधा लंदन में दोस्तों पहुँचता था। सब धीमे धीमे करके एक एक व्यक्ति समझने लगा था कि अंग्रेज सिर्फ भारत का शोषण करने लगे हैं, भारत को सत्ता देने वाले नहीं है। जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि भारतीयों को खोखला किया जा रहा है, यहाँ के सारे धन को ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की बात करूं तो दो संस्थाएं ऐसी थी जो कि ब्रिटिश का विरोध करती थी, जिसमें 1870 में पूना सार्वजनिक सभा जो कि महादेव गोविंद रानडे की है, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की है। ये दोस्तों पूर्ण रूप से अंग्रेजों के विरोध में आ गए थे। और अगर लॉर्ड लिटन की बात करूं दोस्तों, तो लॉर्ड लिटन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाता है, वर्नाक्युलर एक्ट लाता है और प्रेस एक्ट लाता है। उसके काम से भी भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उसने भारतीयों को 1857 की क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति को देखते हुए हथियारों से दूर रखा। बिना लाइसेंस आप हथियार नहीं रख सकते, और वो प्रेस पर प्रतिबंध लगाता है। अब प्रेस पर प्रतिबंध लगने से ऐसे कामों से दोस्तों भारतीय जो वर्ग था, भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, उसकी आंखें और खुली और वो अंग्रेजों का विरोधी बनने लगा था। अब इसके साथ साथ में दोस्तों लॉर्ड लिटन जो कि सिविल सेवा थी, उस टाइम जो सिविल सेवा होती थी दोस्तों, उसकी जो उम्र है वो 21 वर्ष से दोस्तों 19 वर्ष करने का काम करता है। मतलब भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर चयन ना हो, भारतीयों के प्रशासनिक पद के चयन से उन्हें दूर रखने का ये काम करता है। इससे भारतीय वर्ग और असंतुष्ट होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग ज़्यादा लंबे समय तक दोस्तों बेवकूफ़ नहीं बन सकता था। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की जाती है। हालांकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, लेकिन ए.ओ. ह्यूम वास्तव में मिला जरूर था अंग्रेजों से, लेकिन आगे आने वाले समय में दोस्तों ऐसा कोई भी तर्क, ऐसा कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं होता है जिससे ये साबित हो सके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के हितों के लिए बनाई गई थी। हालांकि अगर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों के हितों के लिए बनाई भी गई हो, तो हमारे भारतीय नेताओं ने, हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया। अब देखिए, जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो शुरू में अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करूं तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। एलन ऑक्टिवन ह्यूम एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं। और देखिए, शुरू में इसके 4 अधिवेशन जो होते हैं दोस्तों, वो देखिए बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। तो शुरू के जो अधिवेशन होते हैं वो इन्हीं जगहों पे होते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन होता है बंबई में होता है 1885 में, जिसके जो पहले अध्यक्ष थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों। दूसरा जो अधिवेशन होता है 1886 में होता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता के अंदर होता है, जो कि दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी हैं। ये दोस्तों इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी दूसरे अधिवेशन के। तीसरा जो अधिवेशन होता है वो 1887 में होता है मद्रास प्रेसिडेंसी में, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसी थी, एक बंबई, दूसरा बंगाल और तीसरा मद्रास। देखिए, तीसरा होता कल मद्रास में। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो 1888 में होता है प्रयागराज यूपी के अंदर, जो कि जॉर्ज यूले इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। जॉर्ज यूले इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। ये ब्रिटिश व्यक्ति हैं जॉर्ज यूले, जो कि भारतीय नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई, अगर मैं शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करता हूं तो शुरू में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा समझ लीजिए उन धनाढ़, उन शहरी लोगों का एक वर्ग था, जिन लोगों का गांव और गरीब वर्ग और निचले तबके से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। वो लोग शुरू में कुछ ही दिन के लिए इकट्ठा होते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय, अधिवेशन से कुछ समय पहले दोस्तों वो लोग इकट्ठा होते थे और आपस में वार्ता करते थे, अनुनय विनय की राजनीति करते थे। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी लोगों के कंट्रोल में भी आएगा। देखिए शुरू में जो उदारवादी लोग थे उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभुत्व था, जिनमें उदारवादी लोगों में कौन कौन लोग थे। देखिए अगर मैं उदारवादी लोगों की बात करूं तो उदारवादी जो चरण है वो 1885 से 1905, देखिए 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण रहता है। 1905 में हो जाता है दोस्तों बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन, देखिए जब बंगाल का विभाजन होता है तब दोस्तों यहीं पर कई सारे काम होते हैं, जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उसके बाद में। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक मिनट दोस्तों, हाँ जी, देखिए बात कर लेते हैं एक बार कि कौन कौन थे उदारवादी लोगों में। देखिए दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनेश बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादाभाई नौरोजी जो कि उदारवादी लोग हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। फिरोज शाह मेहता, दिनेश बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, इन पर पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव है और ये ब्रिटिश शासन को आज भी अच्छा मानते हैं। और ये एक आरोप लगाते हैं अंग्रेजों पर कि अंग्रेज पूर्ण रूप से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश रूल को भारत के अंदर लागू नहीं करती है, वो अपना शासन चलाते हैं, ऐसा आरोप दोस्तों लगाया जाता है। इनका कहना है कि हमें पूर्ण रूप से ब्रिटिश रूल चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल होगा वो भारतीयों के हित के लिए होगा और वो हमारा उद्धार करेगा। ये ब्रिटिश समर्थक थे शुरू में। देखिए दोस्तों, ये ब्रिटिश रूल चाहते थे और इनके अनुसार अंग्रेज पूर्णतः ब्रिटिश रूल लागू नहीं करते थे। इनका कहना था कि हमें पूर्णतः ब्रिटिश रूल चाहिए, जैसा ब्रिटेन के अंदर है उसी प्रकार से भारत के अंदर भी पूर्णतः ब्रिटिश रूल होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल है वो अच्छा है। इनका ऐसा दोस्तों मानना था। देखिए इनके अनुसार ब्रिटिश रूल प्रगतिशील है और कल्याणकारी है। ये लोग जन आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। इनके अनुसार भारत की जनता आंदोलन करने के योग्य नहीं है। ये सोचते थे कि भारत की जो जनता है वो अनपढ़ है, भारत की जनता अभी नासमझ है, वो आंदोलन करने के लायक नहीं है। इसलिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर शुरू में उदारवादी लोगों का प्रभाव रहता है। उदारवादी लोग बोले तो शहरी लोग, ऐसे लोग जिनका छोटे वर्गों से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोग जो अमीर हैं, धनाढ्य हैं और जो कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होने पर दोस्तों इकट्ठा होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए इनकी जो मांगे थी वो मांगे भी मैं बता देता हूं आपको। मांगे कौन कौन सी थी। देखिए जो भारत में सिविल सेवा की जो उम्र है दोस्तों वो घटाई गई थी, उनकी मांग थी कि सिविल सेवा की उम्र को ठीक किया जाए। देखिए सिविल सेवा का भारतीयकरण हो और उम्र जो है वो घटाई जाए, भारत में परीक्षा आयोजित हो और जो उम्र घटाई गई है दोस्तों वो भी ठीक होनी चाहिए। सिविल सेवा का भारतीयकरण हो और उम्र घटाई जाए, जो उम्र घटाई गई थी वो ठीक हो, क्योंकि भारतीयों को दूर रखने के लिए दोस्तों लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा की उम्र को 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। अब आगे देखिए, भेदभाव मूलक शस्त्र अधिनियम समाप्त किया जाए। जो शस्त्र अधिनियम था दोस्तों वो भी खत्म किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट लाई थी, लॉर्ड लिटन लाया था, जिसके द्वारा भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। और उसमें भी दोस्तों भेदभाव था, उसमें भी हर व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलता था। जो भेदभाव मूलक शस्त्र अधिनियम था उसे समाप्त किया जाए। सैन्य व्यय में कटौती की जाए। जो सेना के व्यय में खर्च होता है, जो राजस्व भारत का पैसा खर्च होता है दोस्तों, उसमें भी कटौती होनी चाहिए। और धन की निकासी जो है उस पर रोक लगानी चाहिए। धन की जो निकासी है उस पर रोक होनी चाहिए। देखिए जो दोस्तों धन की निकासी है उस पर रोक होनी चाहिए। ये थे शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे। ये लोग अपनी मांगों के लिए भाषण देने। अब अपनी मांगे किस प्रकार
अपनी मांगे किस प्रकार ये अंग्रेजों के सामने रखते थे? भाषण देने के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से। मतलब दोस्तों इनका हिंसा वाला कोई रास्ता नहीं था। इनका मतलब था, इनका कहना था कि हिंसा से कुछ नहीं किया जा सकता, आप अनुनय विनय प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो काम है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। ये बात भी आगे आने वाले समय में भारतीय लोगों को समझ में आ जाएगी। देखिए ये अपनी मांगे मनवाने के लिए भाषण देने, प्रस्ताव पारित करने व इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे। अब उग्रवादी चरण, देखिए उदारवादी लोग ज़्यादा लंबे समय तक शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। मात्र 20 साल बाद 1885 से 1905 में, देखिए अगर मैं 1885 से 1905 की बात करता हूं तो अंग्रेज, अब होता क्या है दोस्तों, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। अब लॉर्ड कर्जन बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति के सिद्धांत के द्वारा मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने का काम करता है। वो मुसलमानों के, मुस्लिमों के एक वर्ग को अपनी ओर मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काट ढूंढने में लग जाता है और इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में आगा खां के द्वारा। और सर सैयद अहमद खां जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी थे, उनके द्वारा भी दोस्तों अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए उग्रवादी चरण की। देखिए उग्रवादी जो चरण है वो किस तरीके से आया, जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे भारतीय लोग पढ़े लिखे हैं, भाई समाचार पत्र सब पढ़ते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जो खबरें हैं वो दुनिया के प्रत्येक जगह पहुंचती रहती हैं। अब देखिए रूस को एक छोटा सा देश, एशियाई देश जापान हरा देता है। रूस जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। अब इतने विशाल देश को, इतने शक्तिशाली देश को रूस को जापान के द्वारा हरा दिया जाता है। मतलब रूस में गोरे लोग, जापान, अब गोरे लोगों की पराजय हो जाती है दोस्तों। उसी प्रकार से भारतीयों के अंदर भी ये मनसा जागने लगती है कि अंग्रेज विजय नहीं है, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। देखिए एक रूस जापान युद्ध और इटली अबिसिनिया युद्ध, ये दो युद्धों से प्रेरित था उग्रवादी चरण। बाल गंगाधर तिलक इसके नेता हैं। देखिए उग्रवादी लोगों में कौन कौन लोग शामिल है, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी में शामिल है और इनके साथ साथ में दोस्तों लाला लाजपत राय उग्रवादी में शामिल है, बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी में शामिल है और अरविंद घोष, ये लोग उग्रवादी में दोस्तों शामिल हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये सारे के सारे उग्रवादी लोग हैं। उग्रवादी का मतलब हिंसा करने वाले लोग, जो कि अनुनय विनय की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए तिलक जी ने क्या कहते हैं, भाई तिलक जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। हम सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, हम भीख मांगने की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा तिलक जी के द्वारा कहा जाता है। लाला लाजपत राय जो कि मेजनी से प्रभावित थे और मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और इनकी जीवनी का उर्दू में अनुवाद करने का काम भी दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। लाला लाजपत राय जिन्हें शेर पंजाब के नाम से दोस्तों जाना जाता है। देखिए लाला लाजपत राय मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उनकी जीवनी ड्यूटीज ऑफ मैन, देखिए जो जीवनी है मेजनी की ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है और लाला लाजपत राय को दोस्तों शेर पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक, अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन्स रोल भारतीय अशांति का दूत मानता है, भारतीय अशांति का जनक मानता है। मतलब उनकी निगाह में ये सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। देखिए वैलेंटाइन्स रोल भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों भारत में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की जाती है। देखिए शिवाजी उत्सव की शुरुआत और गणपति उत्सव की शुरुआत दोस्तों इनके द्वारा की जाती है। ये धार्मिक पर्व थे जिससे लोगों को एक तरीके से इकट्ठा करना था और उस टाइम देशभक्ति की जो भावना है उसका प्रसार भी करना था इसके माध्यम से। देखिए इन्हें केसरी में प्रकाशित लेख के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के लिए भेजा गया। केसरी में एक लेख लिखते हैं। देखिए राजद्रोह की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 124 में राजद्रोह का व्यवधान है।
और राजद्रोह को दोस्तों आज भी समाप्त नहीं किया गया है। उस टाइम दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के विरोध में लिखा था, इसलिए इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। देखिए 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और ये 6 वर्ष बाल गंगाधर तिलक जेल में रहे थे अपने लेख लिखने का। आप समझ सकते हैं कि उस टाइम अंग्रेज कितना अत्याचार भारतीयों पर करते होंगे कि मात्र एक लेख लिखने की वजह से बाल गंगाधर तिलक को 6 साल जेल में दोस्तों व्यतीत करने पड़े थे। इसलिए वैलेंटाइन स्लोल इन्हें भारतीय अशांति का जनक के रूप में मानता है। अब ये भारतीयों में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव प्रारंभ करने का काम करते हैं। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। अब इनकी अर्थी उठाने में देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इनकी अर्थी किन किन ने उठाई थी। तो इनकी अर्थी उठाने में महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का नाम आपने सुना होगा, जब रोलेट एक्ट का विरोध करने में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी को गिरफ्तार किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था। सैफुद्दीन किचलू ये लोग थे बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाने में, महात्मा गांधी, शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। अब तिलक जी और क्या कहते हैं भाई? तिलक जी कहते हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो वक्तव्य है दोस्तों तिलक जी का है, ठीक है। अब देखिए भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन से नहीं जुड़े। उग्रवादी आंदोलन से नहीं जुड़े, क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि ऐसा भारतीय मुस्लिमों का मानना था कि उग्रवादी अपने अतीत हिंदू गौरव गाथाओं का व्याख्यान करने का काम दोस्तों करते हैं। इसलिए भारतीय मुसलमान उग्रवादी विचारधारा से नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो जाता है और 1905 ईस्वी से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों वो उग्रवादियों के कब्जे में आने लगती है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। मुस्लिम अलग संस्थाएं बनाने लगते हैं। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 में आगा खां के द्वारा की जाती है ढाका में, और जो सर सैयद अहमद खां हैं वो मुस्लिम लीग से बिल्कुल वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिल्कुल हटकर काम करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं और अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं। इसलिए अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन करने का काम भी करते हैं। देखिए बंगाल का जो विभाजन करने का काम है दोस्तों वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जिससे भारतीय मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ते रहे और अंग्रेज अपना उल्लू सीधा करते रहे। देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ वो 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया है। 19 जुलाई 1905 को निर्णय बंगाल विभाजन का लिया गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया है। 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। और ऐसा अंग्रेजों को कहना था कि हम बंगाल को छोटा इसलिए करना चाहते हैं कि जिससे बंगाल पर अच्छी तरीके से शासन हो सके और बंगाल का विकास हो सके। लेकिन दोस्तों इसके पीछे अलग मंशा थी। बंगाल को देखिए उन्होंने 2 टुकड़ों में बांटा। किस रूप में बांटा? अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा होता है, जो कि बंगला भाषी का क्षेत्र था, जिसमें बंगला बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, उड़ीसा आता है। अब मैं पूर्वी बंगाल की बात करूं तो इसमें चटगांव आता है, राजशाही आता है और ढाका आता है। ये हिंदी भाषी, इसमें हिंदी भाषी वाले लोगों की संख्या अधिक थी। अब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, हिंदी भाषी और बंगला भाषी। देखिए ये भी एक कारण था। बंगाल के विभाजन को किस तरीके से किया उन्होंने? भाषा के आधार पर पृथक कर दिया, जिससे यहाँ के लोग दोस्तों आपस में लड़ पड़े। अब पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों को अपना समर्थक बनाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम थे उन्हें अपना समर्थक बनाना था अंग्रेजों को। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ऐसे अनेक संगठन मुस्लिमों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तोड़ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की काट में दोस्तों बनाए जाने लगेंगे। उग्रवादी ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे। वे प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और अनुनय विनय इसमें बिल्कुल भी दोस्तों विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। इनका एक ही काम था कि बहिष्कार करो और निष्क्रिय प्रतिरोध करो। हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन आदि इनके द्वारा दोस्तों शुरू किए गए। देखिए बहिष्कार की नीति अपनाई। बहिष्कार मतलब
अंग्रेजों का बहिष्कार करो, उनके सामानों का बहिष्कार करो, उनकी बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करो, और इसके साथ में दोस्तों निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई, और हड़ताल करो, बहिष्कार करो, और स्वदेशी आंदोलन और जेल भरो आंदोलन, कि अंग्रेज कब तक हमें जेल में बंद करेंगे, जेल भरो आंदोलन इनके द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। अब कुछ प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। देखिए, अब कुछ देख लेते हैं कि कांग्रेस के संबंध में कौन कौन से लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में विचार हैं, कुछ विचारकों के, उनके विचारों को देख लेते हैं। जैसे देखिए, बिपिन चंद्र पाल जी कहते हैं कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, ऐसा कौन कहते हैं? बिपिन चंद्र पाल कहते हैं। देखिए, कांग्रेस एक प्रकार से याचना करने वाली संस्था है। दूसरा है तिलक जी कहते हैं, यदि एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा तिलक जी कहते हैं कि एक वर्ष में अगर हम मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। देखिए, और लॉर्ड डफरिन कहते हैं कि कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड डफरिन जो कि अंग्रेज है, वो कहते हैं कि संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। वायसराय कर्जन कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी अभिलाषा है कि मेरे यहां रहते हुए कांग्रेस का पतन हो जाए। देखिए, कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं, इसे खत्म करने में अपना सहयोग दे सकूं, ऐसा वायसराय कर्जन के द्वारा कहा जाता है। देखिए, लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस जो ना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। देखिए, अश्वनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, कि कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो 3 दिनों का तमाशा है, क्योंकि दोस्तों शुरू में उदारवादी लोगों का कांग्रेस पर प्रभाव था और उदारवादी लोग मात्र कांग्रेस के अधिवेशन से कुछ दिन पहले ही मीटिंग करते थे, इसलिए इसे अश्वनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा बोलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दोस्तों बात कही जाती है। अब आगे देखिए, इसके जो अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों के बारे में भी देख लेते हैं, और मैं आपको कुछ अधिवेशन बताऊंगा जो आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी एओ ह्यूम के सचिव हैं, ये जो कि पहला जो अधिवेशन है वो बंबई में होता है दोस्तों। दूसरा जो अधिवेशन है 1886 में होता है, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष है, कलकत्ता में होता है। तीसरा 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मद्रास में होता है। 1888 में चौथा होता है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। देखिए, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है, जो कि इलाहाबाद में दोस्तों होता है, इलाहाबाद में होता है। 1889 में विलियम वेटरवर्न ह्यूम के जीवनीकार हैं, ये बंबई में अधिवेशन होता है, द्वारा बंबई में होता है। ठीक है, 4 साल के बाद में द्वारा बंबई में दोस्तों पहुंच जाता है। 1890 में फिरोज शाह मेहता कलकत्ता में होता है। देखिए, द्वारा वही प्रक्रिया, जगह नहीं मिली तो द्वारा उन्होंने वही साइकिल चालू कर दिया। 1890 में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष हैं और कलकत्ता में होता है। 1891 में पी आनंद चालू जो कि नागपुर में होता है। 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी इलाहाबाद में होता है। 1893 में दादा भाई नौरोजी लाहौर में होता है दोस्तों, ये लाहौर में होता है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों हम बहुत सारी बातों को समझेंगे। देखिए, आपको ये प्रश्न बताने हैं, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एनिमेशन का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। एनिमेशन जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्ष बनी थी वो 1917 में बनी थी दोस्तों। एनिमेशन 1917 में बनी है। और प्रथम भारतीय महिला की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जो कि 1925 में अध्यक्ष बनी है। एनिमेशन प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और अगर सरोजिनी नायडू की बात करूं तो दोस्तों सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और अगर मैं गांधी जी की बात करता हूं दोस्तों तो गांधी जी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जो कि 1924 में होता है। इस तरीके से दोस्तों कई सारे अधिवेशन हुए हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या बात सही है या गलत बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बताइए कौन सा कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है या दोनों सही है। तो आपको यह बात बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष है वो कौन है।
तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है और ये वाला कथन भी सही है, क्योंकि प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं और जो महिला अध्यक्ष हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। लेकिन अगर यहाँ भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करी जाती है दोस्तों, सॉरी, यहाँ कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करी गई है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। कौन है भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करी जाती है, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करी जाती है तो दोस्तों ये वाला कथन सही होता, इसका मतलब ये वाला कथन गलत है और ये वाला कथन दोस्तों सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट है। अब आगे चलते हैं भाई, इनमें से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। तीनों के तीनों व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। देखिए ये भी अध्यक्ष बने हैं, ये भी अध्यक्ष बने हैं, ये भी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जिनकी मृत्यु 1920 में दोस्तों हो जाती है, ठीक है, 1920 में हो जाती है, और ये कभी भी उस टाइम तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अब अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। निम्न में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था दोस्तों जिसमें पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना जाता है? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और ये है प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि एनी बेसेंट है। यहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, ना कि भारतीय महिला। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल भी परेशान नहीं करनी चाहिए आपको कि भारतीय महिला और महिला में क्या डिफरेंस है। एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं है और जो सरोजिनी नायडू है वो दोस्तों भारतीय मूल की हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है भाई? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, इनका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर और पंडित रमाबाई। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू थी। आगे अब देखिए ये प्रश्न है, 3 प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था या नहीं हुआ था? इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। बताइए कौन सा समझौता संपन्न हुआ था दोस्तों? बताइए। देखिए अगर मैं बात करता हूं पहले अधिवेशन की, तो पहला अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, बंबई में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, और कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है वो दादाभाई नौरोजी जो कि एक पारसी हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, गांधी जी भारतीय मुसलमानों को साथ देने के लिए, भारतीय मुसलमानों का साथ चाहने के लिए इस आंदोलन में शामिल होते हैं। और सांप्रदायिक आधार पर दोस्तों बाद में अनेक संगठनों की स्थापना होती है, जिसमें आरएसएस एक प्रमुख है। दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर ये जो कदम गांधी जी का होता है, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम आगे आने वाले समय में करता है। देखिए ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये वाला कथन सही है। मतलब दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई दोस्तों, पहला वाला गलत है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? बताइए। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताइए दोस्तों, सभी साथी बताइए एक बार।
बताइए क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा कौन से अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा कहा गया था, सॉरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों कहा गया था? बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बनारस अधिवेशन 1905, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो दोस्तों ऐसा लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था दोस्तों। देखिए, और इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन दोनों के बीच में समझौता होता है, और उग्रवादियों की पुनः इसमें दोस्तों एंट्री होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? कि ये जो आंदोलन है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा सोचा गया है। लॉर्ड कर्जन ने, सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड डफरिन ने, लाला लाजपत राय ने। बताइए किसने दोस्तों ऐसा बोला था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा किया गया है? देखिए, लाला लाजपत राय का यह वक्तव्य था कि लाला लाजपत राय ने यह बात बोली थी कि कांग्रेस लोगों द्वारा ना तो प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। क्योंकि शुरू में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव था। उदारवादी बोले तो अमीर लोग, संपन्न लोग, सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर मीटिंग करने वाले लोग। इसलिए दोस्तों लाला लाजपत राय ने कांग्रेस पर शुरू में ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? कौन सा है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों ऐसा कहने वाले थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं और थोड़े से आपको अधिवेशन बता देता हूं जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो अधिवेशन आप सभी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है और उसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अधिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप कुछ अधिवेशनों को भी ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए आपका जो काम है दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसमें देखिए 1905, देखिए 1905 वाला जो अधिवेशन है ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। 1905 वाला जो अधिवेशन है, 1905 में क्या होता है भाई? 1905 में हम जानते हैं बंगाल का विभाजन होता है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि बनारस में ये अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। बनारस में दोस्तों ये अधिवेशन होता है। बाकी आप देखिए सारे के सारे याद ना भी करेंगे तो भी ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन इन्हें दो तीन को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। देखिए, रास बिहारी बोस जो कि 1907 में होता है, डॉक्टर रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, जिसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है, उग्रवादी और उदारवादी। 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष में। देखिए 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा बनते हैं मद्रास में। अब एनिवेसेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, एनिवेसेंट अंबिका चरण मजूमदार 1916 में। देखिए 1916 में अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनते हैं जो कि लखनऊ में होते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से, जिसमें मैंने आपको अभी बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट होता है और कांग्रेस पुनः संयुक्त हो जाती है, कांग्रेस का जो है एकीकरण हो जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे 1916 में होता है ये अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ में। एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला है, कलकत्ता अधिवेशन 1917। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी है कलकत्ता अधिवेशन की।
ठीक है। 1917 में अध्यक्ष बनी है कलकत्ता अधिवेशन की। एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला है, यह प्रथम महिला है, विदेशी कह लीजिए, महिला कह लीजिए। अब देखिए गांधी जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया, गांधी जी एक बार 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक में दोस्तों ये पड़ता है। आगे देखिए, 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 ये वाला महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर। देखिए इसी दिन से दोस्तों भारत में जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का जो प्रोग्राम है वो इसी अधिवेशन में दोस्तों शपथ ली गई थी। इसी अधिवेशन में ये मान्य किया गया था कि हम 1929 से ये जो भारत में दोस्तों प्रथम इलेक्शन होता है, उसी के आधार पर दोस्तों आने वाले समय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का जो श्रेय है वो 1929 के अधिवेशन से ही शुरू होता है। देखिए भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष 1933 नलिनी सेन गुप्ता। देखिए ये नाम हो सकता है आपके लिए नया हो, आप ध्यान रख सकते हैं कि नलिनी सेन गुप्ता। ये भी कथन आपसे पूछ सकता है कि कौन महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है जिसमें नलिनी सेन गुप्ता का नाम दे सकता है। तो देखिए अब तक आपने दो नाम सुने हैं, एक है सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट, और तीसरा नाम है नलिनी सेन गुप्ता, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1933 की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों 1934 में होते हैं। और जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो 1937 में होते हैं और 1936 में होते हैं, दो बार। सुभाष चंद्र बोस 1938 में होते हैं, हरिपुरा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनते हैं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। 1940 में मौलाना अबुल कलाम बनते हैं, आजाद रामगढ़ महाराष्ट्र में। 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। देखिए 1940 से 1945 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के अधिवेशन इस बीच नहीं होते हैं। अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो बने रहते हैं, लगातार 6 वर्षों तक। देखिए अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक, कांग्रेस का यहाँ कोई अधिवेशन नहीं होता है, और अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। और आज़ादी 1946 में, देखिए 1946 की अगर मैं बात करूँ तो JB कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं स्वतंत्रता के समय। ठीक है भाई, मेरठ उत्तर प्रदेश में ये होता है। JB कृपलानी ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष हैं। अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादक भी ये रहे हुए हैं। तो आज की जो क्लास रही है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रही है। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मेरे द्वारा आपकी प्रत्येक त्रुटि को लगभग कवर किया गया है। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।